वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है मानव अधिकार आयोग। ये है यूनिट 10 से, और इसमें हम देखेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में। तो इसका जो गठन हुआ था वो राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा गठित हुआ था। इसका जो प्रकार है वह एक सांविधिक निकाय के रूप में है ये। और इसके अगर हम देखें इसका बैकग्राउंड, तो मानव अधिकार ऐसे अधिकार जो एक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त हैं तथा मानव के सर्वांगीण विकास व गरिमामय जीवन हेतु आवश्यक हैं, ऐसे अधिकारों को मानव अधिकार कहा जाता है। 10 दिसंबर इम्पॉर्टेंट डेट है बहुत। क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई थी, और इसी कारण से 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। फिर 1991 को क्या हुआ था कि मानव अधिकार से संबंधित पेरिस घोषणा पत्र आया था, और 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा मानव अधिकार संरक्षण आयोग का गठन हुआ था। तो इसकी स्थापना तो पता चल गई कि 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। किसने की थी? केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। फिर किस आधार पे? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी धारा? तो धारा 3 के आधार पे गठित। प्रकृति इसकी हमने अभी पढ़ी, सांविधिक निकाय जिसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर है मानव अधिकार भवन नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में है। और अगर हम देखें इंपॉर्टेंट एक और चीज़ क्या कि अरुण कुमार मिश्रा कौन है? तो वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, या फिर कहना चाहिए वर्तमान अध्यक्ष हैं NHRC के, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। 2021 में कब से कब तक है? 8वें नंबर के हैं। और अरुण कुमार मिश्रा जी 2 जून 2021 से अभी तक कार्यरत हैं। और जो इसके प्रमुख थे, प्रथम प्रमुख थे, वो थे रंगनाथ मिश्रा। और वर्तमान में वो तो खैर छोड़ दो, पहले की बात थी कि एचएल दत्तू 7वें नंबर के थे, उनके बाद रिक्त था पद बहुत समय तक, लेकिन 2 जून को ये अरुण कुमार मिश्रा जी को नियुक्त कर दिया गया था। तो इनकी जो अध्यक्ष क्रम है वो रंगनाथ मिश्रा फर्स्ट थे, फिर आए MN वेंकट सेकंड, थर्ड आए JS वर्मा, फिर फोर्थ थे AS आनंद, फिर फिफ्थ राजेंद्र बाबू, 6वें नंबर पे KG बालकृष्णन, 7वें HL दत्तू, और 8वें तो मालूम ही चल गया अरुण कुमार मिश्रा जी। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात क्या कि इसकी पहली महिला सदस्य वो फातिमा बीवी है ना। और मुख्य धाराएं इसमें हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत कुछ धाराएं आती हैं, जैसे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इसमें ये जो है इस अध्याय 2 में धारा 3 से लेके 11 तक दिया है ना। अध्याय 3 में धारा 12 से लेके 16 तक, और अध्याय 4 में धारा 17 से लेके धारा 20 तक। तो 21 से लेके 29 तक कहा गया है राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में, और धारा 30 से लेकर 31 बताता है मानवाधिकार न्यायालय के बारे में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन की बात की गई है धारा 3 से लेकर 11 तक। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है 12 से 16 में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की प्रक्रिया प्रोसेस बताई गई है 17 से लेकर 20 के बीच। अब डिटेल में पढ़ते हैं तो अध्याय 2 धारा 3 से लेकर 11 तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। धारा 3 के अनुसार इसका गठन किया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC का गठन बताया गया है धारा 3 में। और इसमें क्या क्या बताया गया है? तो इसमें बताया गया है गठन, संरचना, योग्यता और सचिव। धारा 4 बताती है अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के बारे में। अब 4 में रखा है तो 5 में निकाल देंगे। कैसे? कि धारा 4 में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, धारा 5 में त्यागपत्र और हटाया जाना। फिर धारा 6 बोलता है कि पदावधि। फिर धारा 7 में बताया गया है सदस्य के द्वारा अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। धारा 8 में उसकी सेवा शर्तें। धारा 9 में रिक्तियां और कार्यवाही। फिर धारा 10 प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना। धारा 11 आयोग के अधिकारी व अन्य कर्मचारियों के बारे में वर्णन किया है धारा 11 में। कुल 8 अध्याय हैं। अधिनियमित तिथि कब की है? तो 8 जनवरी 1994 की है। कुल 43 धाराएं हैं। अगर कोई पूछता है अध्याय कितने हैं तो 8, अगर कोई पूछता है धाराएं कितनी है तो 43। लागू होने की तिथि कब की थी? 28 सितंबर 1993। डेट इंपॉर्टेंट है, याद कर लिया करो। फिर मानव अधिकार अधिनियम 1993 में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? 2 बार हो चुका है, 2006 में और 2019 में, ठीक है, 2 बार हो चुका है। तो धारा 3 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन। तो अब गठन समझते हैं।
धारा 3 का 1, इसको अपन बोलते हैं उपखंड या फिर खंड। तो धारा 3 के 1 में केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन बताया गया है। धारा 3 के 2 में संरचना कुछ नहीं है, अध्यक्ष और 5 सचिव, सदस्य, 5 सदस्य, 1 अध्यक्ष, 5 मेंबर, है ना। फिर एक अध्यक्ष जो है वो कौन होगा, तो उच्चतम न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश हो सकता है। ये संशोधन के बाद बताया गया है 2019 के। फिर 5 जो मेंबर हैं उसमें से 1 सदस्य जो है वो सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। 1 सदस्य को हाई कोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। और 3 जो बच गए उनको मानवाधिकार या तो विशेषज्ञ हों, जिनमें से 1 महिला तो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार ये हुआ। फिर धारा 3 के 3 में 7 पदेन सदस्यों का वर्णन है जो कि आता है एग्जाम में। इसमें से कोई एक 4 ले लेते हैं और उन्हीं को में से कोई एक गायब करके बोलते हैं भाई ये है कि नहीं है, कूट बना करके। तो वही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, इनके अध्यक्ष शामिल हैं, ठीक है। मतलब पदेन सदस्य कौन होगा, जो इनके अध्यक्ष होगा वो ऑटोमेटिकली इनके वो मेंबर बन जाएंगे, ठीक है, इस आयोग के। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष 2019 में जोड़ा गया है इसको। और इसको भी क्या कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग और बाल संरक्षण आयोग, ये भी पूछ लिया जा सकता है किन 2 आयोगों के अध्यक्ष को पदेन सदस्य के कैटेगरी में जोड़ा गया है, मतलब किस संशोधन के थ्रू जोड़ा गया है, तो 2019 के द्वारा जोड़ा गया है। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय 7वें नंबर पर दिव्यांगजन आयोग के मुख्य आयुक्त, ठीक है, ये तीनों जोड़े गए हैं 2019 के संशोधन से। फिर धारा 3 का 4 बोलता है आयोग का महासचिव। फिर धारा 3 का 5 बोलता है मुख्यालय, मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में होगा। हालांकि केंद्र सरकार के अनुमोदन से किसी भी स्थान पर बनाया जा सकता है, ठीक है। धारा 4 अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति। धारा 4 के 1 में बोला है आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिश पर ही की जाएगी। तो इस समिति में कुछ मेंबर भी होंगे, वो हैं 6। कौन कौन से, पहली चीज़ तो प्रधानमंत्री, ठीक है, वो अध्यक्ष ही होगा। उसके बाद में क्या कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति, है ना। तो प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा में विपक्ष का नेता और केंद्रीय गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। फिर धारा 4 के 2 बोलता है अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति सिर्फ इस आधार पर खारिज नहीं की जाएगी कि चयन समिति का कोई सदस्य अनुपस्थित था। चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, इन दोनों की नियुक्ति इस बेस पे आप नहीं हटा सकते हो कि भाई आज फलाना फलाना प्रेजेंट नहीं था, ठीक है, नहीं होता ऐसा। फिर धारा 5 अध्यक्ष व अन्य सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना। धारा 5 के 1 में त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया जाएगा और राष्ट्रपति ही निकालेंगे। फिर धारा 5 के 2 में राष्ट्रपति अध्यक्ष व किसी भी सदस्य को कदाचार या अक्षमता के आधार पर उसे पद से हटा सकते हैं। ऐसे मामलों को राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में जांच के लिए भेज सकते हैं। फिर जांच के फलस्वरूप यदि सर्वोच्च न्यायालय इन आरोपों को सही पाएगा तो उनकी सलाह पर राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों को उनके पदों से हटा सकते हैं। धारा 5 का 3 क्या बोलता है कि इन्हें निम्न परिस्थितियों में भी हटाया जा सकता है। यदि वह दिवालिया घोषित हो गया हो, यदि अपने कार्यकाल के दौरान या अपने कार्य क्षेत्र से बाहर कोई लाभकारी, कहीं से लाभ अर्जन होता है ना, वही तो लाभकारी पद पर नियोजित हो, शारीरिक या मानसिक अक्षमता हो गया हो, या फिर यदि वह किसी न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध पाया गया हो। धारा 6 है अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि। धारा 6 के 1 में अध्यक्ष 3 वर्ष और 70 वर्ष तक 2019 में संशोधन हुआ इसमें, ठीक है, और अध्यक्ष पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। धारा 6 के 2 में सदस्य मेंबर 3 वर्ष 70 वर्ष, है ना, या तो जो भी पहले हो, 2019 के अनुसार ये भी हुआ है। और धारा 6 के 3 में अध्यक्ष और जो मेंबर हैं वो सेवानिवृत्ति के बाद भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन का पात्र नहीं होते हैं,
ठीक है। फिर धारा 7 बोलता है राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति। धारा 8 बोलता है अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, चेंजेस नहीं। फिर धारा 10 में है कि आयोग के अधिवेशन के समय और स्थान का निर्धारण अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। आयोग के सभी आदेश महासचिव द्वारा अभिप्रमाणित किए जाते हैं। धारा 10 तक हुआ। फिर आती धारा 11। धारा 11 में आयोग के अन्य कर्मचारी, महासचिव और अन्वेक्षण। महासचिव भारत सरकार के सचिव रैंक का अधिकारी होता है और अन्वेक्षण कम से कम पुलिस महानिदेशक की रैंक का अधिकारी बनता है अन्वेक्षण। फिर धारा 12, इसमें आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया। धारा 12 आयोग के कार्य, स्वतः संज्ञान या किसी भी शिकायत के आधार पर निम्न कार्य जांच करना, ठीक है। मानव अधिकार उल्लंघन संबंधी मामलों की जांच करना, लोक सेवकों द्वारा किए जाने वाले मानव अधिकार हनन से संबंधित मामलों की जांच करना, मानव अधिकारों के प्रति जन जागरूकता पैदा करना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे मैं जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ। मानव अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन के उपायों की अनुशंसा करना, मानव अधिकारों के क्षेत्र में शोध को प्रोत्साहित करना, मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी जो होते हैं ना NGO संगठनों को सहयोग देना। फिर न्यायालय के समक्ष लंबित मानव अधिकार हनन के संबंधित मामलों में न्यायालय की पूर्व अनुमति से हस्तक्षेप करना, किसी जेल या अन्य संस्था का जहां व्यक्ति का उपचार या संरक्षण किया गया हो उस जगह का परीक्षण करना। फिर मानव अधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अध्ययन करना, ये इंपॉर्टेंट था। फिर धारा 13 कहती है जांच से संबंधित शक्तियां, आयोग की अधिकारिता सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 जैसी है। व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए समन जारी करने की शक्ति है। फिर मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच हेतु स्वयं का जांच दल रखने की भी अनुमति है। फिर धारा 20 बोलती है रिपोर्ट क्या कि आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट। आयोग अपना वार्षिक या विशेष रिपोर्ट केंद्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार को भेजती है और रिपोर्ट और सिफारिशों की जानकारी केंद्र सरकार संसद में और राज्य सरकार अपने राज्य विधायिका में अपने अपने सदनों में रखवाते हैं। सिफारिश को नहीं मानने की स्थिति में संबंधित सरकार को अस्वीकृति के कारणों को भी बताना पड़ता है, क्यों नहीं मान रहे हो भाई। फिर अन्य तथ्य कुछ फैक्ट हैं कि जैसे कि मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य भारतीय दंड संहिता की धारा, कौन सी धारा 21, धारा 21 के तहत सभी लोक सेवक समझे जाते हैं, मतलब सभी पब्लिक सर्वेंट इसके अध्यक्ष और मेंबर। फिर धारा 19 में सशस्त्र बलों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण करने पर आयोग की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। फिर आती है धारा 32 और धारा 33। धारा 32 और धारा 33 में केंद्रीय सरकार तथा देखो धारा 32 में केंद्रीय सरकार तथा धारा 33 में राज्य सरकार के द्वारा आयोग को अनुदान की बात की गई है। 32-33 में का उपबंध है। 33-34 में राष्ट्र देखो धारा 34 में राष्ट्रीय आयोग को और 34 में है ना 35 में राष्ट्रीय आयोग के राज्य आयोग के लेखों और संपरीक्षा संबंधी उपबंध दिया गया है। 34-35 में लेख और उनकी संपरीक्षा का उपबंध है। फिर आता है राष्ट्रीय तथा राज्य आयोग और उन मामलों की जांच नहीं कर सकेंगे जो 1 वर्ष से ज़्यादा पेंडिंग हो गए, ठीक है। ये क्या कौन सा बोलती है धारा 36 का 2 इम्पॉर्टेंट है। फिर अधिनियम की धारा 38 सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण प्रदान करती है। धारा 40 और 41 में कौन, केंद्र सरकार, और 41 में राज्य सरकार को ये नियम बनाने की शक्ति मिली हुई है। फिर आता है अधिनियम के तहत बनाया गया प्रत्येक नियम संसद के प्रत्येक सदन में जब तक सत्र में कुल 30 दिन या फिर इसी को बोल सकते हैं घुमा करके 1 माह, तो कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन में 30 दिन भी हो सकता है, 1 माह भी हो सकता है, इतनी अवधि के लिए ही रखा जाता है। फिर NHRC को अनुदान कौन देगा, केंद्र सरकार देती है। NHRC 1 साल से ज़्यादा पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता, अभी पढ़ा, 1 साल से भीतर जितने भी मामले हैं उनकी जांच कर सकेगा, ठीक है, मतलब जितने उसके अंदर हैं। NHRC के नियम जो है वो केंद्र सरकार बनाती है। इन बनाए गए नियमों को 30 दिनों के लिए संसद में चर्चा के लिए रखा जाता है। फिर बाबत शब्द अगर आपको कहीं देखने को मिले, उसका मतलब होता है हेतु या फिर के लिए, मुझे नहीं पता था इसलिए आपको बता रही हूँ। फिर अधिनियम की धारा 39 में सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होने के बाबत, आ गया ना, होने के बाबत मतलब हेतु
उपबंध करती है। फिर धारा 39 कहती है कि आयोग या राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य और इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा। फिर आता है राज्य मानव अधिकार आयोग, जहाँ पर देखो सीधी सी बात है, क्या अभी अपन ने पढ़ा था अपना केंद्र वाला, तो जहाँ पे केंद्र था वहाँ पे राज्य कर दो, सिंपल सा। तो राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में, जहाँ पे राष्ट्रपति था वहाँ राज्यपाल आ जाएगा, उन स्थानों पर जहाँ प्रधानमंत्री थे वहाँ मुख्यमंत्री आ जाएंगे, जहाँ पे केंद्र सरकार की बात चली थी वहाँ राज्य सरकार की बात होगी। परिचय, गठन, मानवाधिकार अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत स्टेट है ना, स्टेट गवर्नमेंट का इसका राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। संरचना धारा 2 के 2 में इसकी संरचना दी गई है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो किसी हाई कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। 2019 में संशोधन हुआ इसमें, और हाई कोर्ट के जो वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो कि या फिर 7 वर्षों के अनुभव वाले जिला न्यायाधीश हो सकते हैं। इसमें मेंबर 2 मेंबर होते हैं ना, टोटल 3 लोग होते हैं, एक अध्यक्ष 2 मेंबर, टोटल 3। मानवाधिकार के विशेषज्ञ तीसरा मेंबर, फिर या फिर ये 2 सदस्य है ना, और तीसरे एक सचिव भी होगा एक्स्ट्रा। फिर मुख्यालय जहाँ पे राज्य सरकार तय करे वहीं पे बनेगा, और इसकी नियुक्ति त्यागपत्र हटाने ये सब किस पे डिपेंड करेगा, अभी हमने पढ़ा था राज्यपाल पे, चयन समिति की सिफारिश पर ही डिसाइड होता है। धारा 22, इसमें जो अध्यक्ष और मुख्यमंत्री तो थे ही, साथ साथ इसके जो सदस्य थे मेंबर वो थे विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता, विधान परिषद के सभापति, विधान परिषद में विपक्ष के नेता। फिर न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद होती है। धारा 23 क्या बोलता है कि त्यागपत्र कौन को देंगे, राज्यपाल को, हटाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात है, इसको आपको त्यागपत्र देना है तो राज्यपाल को दो, लेकिन हटाएंगे कौन, राष्ट्रपति। किस आधार पर, साबित कदाचार या फिर सुप्रीम कोर्ट की जाँच के बाद। फिर अन्य आधार जो कि हटाने के सेम रहेंगे, दिवालिया हो गया, दंड, शारीरिक मानसिक अक्षमता। फिर धारा 24, इसमें पदावधि दी गई है 3 या 70, ये भी सेम है। पुनः नियुक्ति के पात्र अध्यक्ष। फिर अन्य प्रावधान, कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, सेवा शर्तें राज्य सरकार डिसाइड करती है। सचिव, राज्य सरकार के सचिव के स्तर का अधिकारी होगा। फिर इस रिपोर्ट किसको देंगे, तो राज्य विधानमंडल को। फिर MPHRC, मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना 13 सितंबर 1995 को हुई थी। MP का इसलिए आ सकता है एग्जाम में। फिर मुख्यालय इसका कहाँ है, तो भोपाल। पर्यावास भवन, ये पूछेगा आपको, भोपाल नहीं पूछेगा, ये पूछेगा पर्यावास भवन क्या है ना। फिर आधार, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 पे आधारित है, और इसका आदर्श वाक्य या फिर मोटो कहना चाहिए वो है, हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार। वी आर ऑल इक्वल, आवर राइट्स इक्वल। यह एक सांविधिक निकाय है और इसके वर्तमान में जो हैं अध्यक्ष वो हैं नरेंद्र कुमार जैन, जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।